नमस्कार। आज हम म्यूरियल स्पार्क के एक काफ़ी चर्चित उपन्यास पर बात करने वाले हैं, द प्राइम ऑफ मिस जीन ब्रॉडी। हमारे पास इसका एक सार है और ये लगता है कि साहित्यिक विश्लेषण के लिहाज से तैयार किया गया है। तो हमारा इरादा ये है कि इस सार के ज़रिए हम कहानी की जो मुख्य किरदार हैं, मिस जीन ब्रॉडी, उन्हें थोड़ा समझें और साथ ही वो जो बड़े सवाल कहानी उठाती है ना, जैसे ये ताकत का इस्तेमाल, किसी पर असर डालना और किसी को राह दिखाने की हदें क्या हों, इस पर भी गौर करें, जैसा इस सार में बताया गया है। सोचिए, एक ऐसी टीचर जो बिल्कुल भी आम नहीं है, बहुत करिश्माई, अपने विचारों पर एकदम डटी रहने वाली, और उनके पढ़ाने के तरीके भी आप कह सकते हैं बिल्कुल निराले। वो 1930 के दशक के एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड में कुछ चुनी हुई जवान लड़कियों की जिंदगी को एक खास दिशा दे रही हैं। उन्हें यकीन दिला रही हैं कि ये उनकी जिंदगी का सबसे सुनहरा दौर है, उनका प्राइम। लेकिन क्या इस प्रेरणादायक छवि के पीछे कुछ और भी है, कुछ ज्यादा पेचीदा? चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। तो ये सार बताता है कि मिस जीन ब्रॉडी एक असाधारण टीचर है। वो सिर्फ किताबी पढ़ाई नहीं कराती, बल्कि कला, संस्कृति, अपने निजी अनुभव, इन सब से अपनी चुनी हुई छात्राओं को सिखाती हैं। ये जो उनका ब्रॉडी सेट है, उन्हें यकीन दिलाती हैं कि वो खास हैं, बाकियों से अलग। उनका व्यक्तित्व ही ऐसा है कि लड़कियां उनकी तरफ खिंची चली आती हैं। स्रोत उन्हें असाधारण कहता है, एक ऐसी टीचर जो लीक से हटकर है। क्या यही असाधारणता उनकी सबसे बड़ी ताकत है, भले ही थोड़ी विवादास्पद लगे? हाँ, असाधारण तो वो हैं ही, इसमें कोई शक नहीं। और यही यही उनके आकर्षण का केंद्र भी है, जैसा स्रोत इशारा कर रहा है। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि स्रोत हमें इस करिश्मे के दूसरे पहलू से भी मिलाता है। अच्छा। और वो है हेरफेर का पहलू। अच्छा। मतलब मैनिपुलेशन। मिस ब्रॉडी सिर्फ पढ़ाती नहीं है, वो इन लड़कियों की जिंदगी पर एक बहुत गहरा नियंत्रण रखती हैं। नियंत्रण मतलब किस तरह का? स्रोत बताता है कि ये नियंत्रण सिर्फ उनकी पढ़ाई तक ही सीमित नहीं रहता। नहीं, ये उनकी निजी रिश्तों, उनकी राजनीतिक सोच, यहाँ तक कि भविष्य में वो क्या बनेंगी, इन सब फैसलों पर असर डालता है। ओहो। मिसाल के तौर पर स्रोत में शायद ये बात हो सकती है कि कैसे वो किसी छात्रा को एक खास रिश्ते में जाने के लिए उकसाती हैं, या किसी को कोई खास करियर चुनने के लिए प्रेरित करती हैं। लेकिन इसके पीछे असल में उनकी अपनी इच्छाएं होती हैं, या शायद उनकी अपनी अधूरी ख्वाहिशें। तो ये कहानी सिर्फ एक अनोखी टीचर की नहीं रह जाती, फिर ये ताकत, प्रभाव और कभी-कभी आंख मूंद कर की जाने वाली वफादारी के खतरों पर एक बहुत तीखी टिप्पणी बन जाती है। सही कहा। तो स्रोत का सबसे बड़ा सबक शायद यही है, करिश्मा एक दो-धारी तलवार है। मिस ब्रॉडी हमें दिखाती हैं कि कैसे प्रेरणा देने की ताकत ही दूसरों को अपने इशारों पर नचाने का हथियार बन सकती है। ये दोहरी तलवार वाली बात वाकई सोचने पे मजबूर करती है। एक तरफ तो प्रेरणा है, ज्ञान है, दुनिया को देखने का एक नया नजरिया है जो वो अपनी छात्राओं को दे रही हैं। दूसरी तरफ, जैसा आपने कहा और जैसा स्रोत भी इशारा कर रहा है, एक तरह का खतरनाक नियंत्रण है। तो यहीं पर स्रोत का वो अहम सवाल उठता है कि मार्गदर्शन और नियंत्रण के बीच की वो महीन रेखा, वो बारीक लाइन कहाँ है? एक गुरु कब रास्ता दिखाने के बजाय अपनी मर्जी थोपने लगता है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। और इससे जुड़ा दूसरा सवाल जो स्रोत उठाता है, किसी के प्रति प्रशंसा या आकर्षण वो कब इतना बढ़ जाता है कि वो नुकसानदेह हो जाए? हम सभी जिंदगी में लोगों से प्रभावित होते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, पर मिस ब्रॉडी के मामले में उनकी छात्राएं तो उन पर लगभग फिदा हैं। तो क्या ये हद से ज्यादा प्रशंसा उन्हें ब्रॉडी की कमियों या उनके खतरनाक इरादों को देखने से रोकती है, कि वाकई एक उलझन है, प्रेरणा कहाँ खत्म होती है और हेरफेर कहाँ से शुरू होता है? बिल्कुल, और शायद इसीलिए स्रोत इस उपन्यास को एक आधुनिक क्लासिक कहता है। देखिए, 1961 में छपा था ये नॉवल, लेकिन इसके मुद्दे आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। अगर हम इसे बड़े दायरे में देखें तो ये कहानी दिखाती है कि व्यक्तिगत करिश्मा और प्रभाव का इस्तेमाल किसी की जिंदगी बनाने और बिगाड़ने दोनों के लिए हो सकता है। बनाने और बिगाड़ने। हाँ, मिस ब्रॉडी में अपनी छात्राओं को प्रेरित करने की, उन्हें खास महसूस कराने की गजब की क्षमता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन स्रोत के मुताबिक वो इसी क्षमता का इस्तेमाल उन्हें अपने विचारों और अपनी दुनिया में ढालने के लिए भी करती हैं। अपने विचारों में ढालना। हाँ, इसमें उनकी अपनी विचारधारा भी शामिल है। जैसे स्रोत इशारा करता है कि उनका झुकाव फासीवाद की तरफ था, जिसे वो अपनी छात्राओं पर एक तरह से थोपने की कोशिश करती हैं। अच्छा, फासीवाद का भी जिक्र है। हाँ,
पर यहाँ उपन्यास, जैसा कि स्रोत हमें बताता है, वो किसी राजनीतिक विचारधारा का पक्ष नहीं ले रहा है, बल्कि ये दिखा रहा है कि कैसे एक प्रभावशाली व्यक्ति अपनी सोच दूसरों पर डाल सकता है, चाहे वो सोच कुछ भी हो। समझ गए। इसीलिए ये कहानी सिर्फ साहित्य के विद्यार्थियों के लिए नहीं है, ये हर उस इंसान के लिए अहम है जो इंसानी रिश्तों, ताकत के खेल और प्रभाव की बारीकियों को समझना चाहता है। ये हमें सिखाता है कि किसी के पीछे आंख बंद करके चलना, चाहे वो कितना भी करिश्माई क्यों न लगे, वो खतरनाक हो सकता है। हाँ, ये तो है। ये हमें अपने आसपास के प्रभावशाली लोगों और उनके इरादों पर सवाल उठाने के लिए उकसाता है। तो स्रोत को देखते हुए हम मिस ब्रॉडी को फिर कैसे समझें? क्या वो बस एक प्रेरणादायक लेकिन जटिल शख्सियत है जिनमें खूबियों के साथ कुछ गंभीर खामियां भी हैं, या स्रोत उन्हें मुख्य रूप से एक ऐसी नियंत्रक के तौर पर पेश करता है जिसका इरादा अपनी छात्राओं को अपने हिसाब से ढालना है? स्रोत का झुकाव किस तरफ ज्यादा लगता है? देखिए, स्रोत साफ तौर पर उनके हेरफेर वाले पहलू को उजागर करता है। उसे नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करता। वो बताता है कि कैसे उनकी प्रेरणा के पीछे नियंत्रण की मंशा छिपी है। लेकिन साथ ही स्रोत ये भी मानता है कि मिस ब्रॉडी का किरदार सपाट नहीं है। वो कोई सीधी सादी खलनायिका नहीं है। हाँ, ये तो लग रहा है। वो वाकई प्रेरित करती हैं, उनकी बातें लुभाती हैं। वो अपनी छात्राओं को ऐसा ज्ञान और आत्मविश्वास देती हैं जो शायद उन्हें पारंपरिक शिक्षा में कभी ना मिलता। वो उन्हें कला, इतिहास, दुनिया घूमने की बातें बताती हैं, उन्हें खास महसूस कराती हैं, और अनजाने में या शायद जानबूझकर उन्हें नुकसान की तरफ धकेलती हैं। तो उपन्यास, जैसा स्रोत हमें समझाता है, वो पाठकों को कोई बना बनाया जवाब नहीं देता कि मिस ब्रॉडी अच्छी हैं या बुरी, बल्कि ये उनकी इसी जटिलता को, इसी कॉम्प्लेक्सिटी को सामने रखता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि प्रभाव और नियंत्रण के बीच की वो महीन रेखा आखिर है कहाँ। हाँ। क्या अच्छे इरादे, अगर मान भी लें कि उनके इरादे अच्छे थे, क्या वो गलत तरीकों को सही ठहरा सकते हैं? मिस ब्रॉडी खुद को अपनी छात्राओं के प्राइम का रचयिता मानती हैं, लेकिन क्या वो वाकई उनका भला कर रही हैं? यही सवाल इस उपन्यास को इतना यादगार और सोचने पर मजबूर करने वाला बनाते हैं, जैसा कि स्रोत बताता है। तो हमने देखा कि द प्राइम ऑफ मिस जीन ब्रोडी, जैसा कि हमारे स्रोत ने विश्लेषण किया, वो सिर्फ एक स्कूल और उसकी टीचर की कहानी भर नहीं है। ये मिस ब्रोडी जैसे एक यादगार और हाँ जटिल किरदार के जरिए हमें ताकत, प्रभाव और करिश्मे के अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं को दिखाता है। ये याद दिलाता है कि जो चीज़ हमें किसी की तरफ खींचती है, जो हमें प्रेरित करती है, वही चीज़ खतरनाक भी साबित हो सकती है अगर उसका इस्तेमाल नियंत्रण और अपनी मर्जी थोपने के लिए किया जाए। बिल्कुल सही कहा। और यहाँ एक और दिलचस्प सवाल खड़ा होता है जिस पर सोचा जा सकता है। ये स्रोत के विश्लेषण से थोड़ा आगे जाता है, पर सोचने लायक है। स्रोत हमें ये तो बताता है कि ब्रॉडी कैसे नियंत्रण करती थी, कैसे वो अपनी सेट को अपने सांचे में ढालना चाहती थी। हाँ। पर उन छात्राओं का क्या? उपन्यास उन्हें कैसे दिखाता है? क्या वे सिर्फ मासूम शिकार थीं जो अपने टीचर के करिश्मे में पूरी तरह खो गई थीं, या उनके अपने इरादे, अपनी महत्वाकांक्षाएं भी थीं जो मिस ब्रॉडी के प्रभाव से जुड़ गईं? अच्छा, ये एक नया एंगल है। हाँ, मतलब क्या ब्रॉडी सेट का हिस्सा होना एडिनबर्ग के उस माहौल में उन लड़कियों के लिए भी किसी तरह के सामाजिक या व्यक्तिगत फायदे का सौदा था? ये सोचने से कहानी की परतें और खुलती हैं, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। ये हमें सिर्फ मिस ब्रॉडी पर ही नहीं, बल्कि उनके आसपास के किरदारों की भूमिका, उनकी अपनी चाहतों और उनके फैसलों पर भी सोचने को मजबूर करता है। ये दिखाता है कि प्रभाव का खेल कभी एक तरफा नहीं होता। इसमें सबकी अपनी भूमिका होती है, कहीं ना कहीं। ये वाकई एक दिलचस्प नुक्ता है सोचने के लिए। तो इस कहानी में सिर्फ मिस ब्रॉडी ही नहीं, बल्कि उनके सेट की लड़कियों की अपनी एजेंसी, उनके अपने मकसद भी अहम हो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। और यही बात इस कहानी को और भी ज्यादा मानवीय और जटिल बना देती है।